जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके का बुक, यानी लुसेंट सब्जेक्टिव का बुक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और ये इसका शायद चौथा पार्ट होगा, जिसमें दिया गया है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वह मैं रिपीट करूँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को याद करवा दूँ। और जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर तो मैं रुक के मार्क करवाऊँगा, ठीक ना। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला दिया गया आरएनए, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ओके, आर का मतलब यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए है। ये राइबोसोम पर लगे रहता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आगे आता है आपका टीआरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण को विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है। मीन्स टी से यहाँ पे ट्रांसफर करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? टीआरएनए का, ठीक ना। यहाँ पर प्रोटीन बनता है, ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है और यहाँ पे प्रोटीन बनता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है। ओके, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन करते हैं। यह अनुवाद वाला सेम ही है। अनुवाद का जो इंग्लिश होता है ट्रांसलेशन, वही है। ट्रांसलेशन अंतिम प्रोसेस है प्रोटीन बनने का। इसको थोड़ा याद कर लेना, पूछ सकता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया कौन सा है? ट्रांसलेशन। प्रश्न ऐसे आएगा, जीव विज्ञान में शब्द चर्चित ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ठीक ना, ऐसे दे देगा। आगे एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। मैसेंजर आरएनए मीन्स वो मैसेज को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, साथ ही अमीनो एसिड जो होता है उसको चुनने में मदद करता है। अब यहाँ पे दिया गया है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए, इसमें डायऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में डायऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। याद रखना, इसमें डायऑक्सी लगा हुआ है, ठीक ना। डीएनए वाले में डायऑक्सी लगा हुआ है और राइबोज इसमें भी है, राइबोज शर्करा, बस इसमें डीऑक्सी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा याद कर लो। डीएनए में डायऑक्सी राइबोज ग्लूकोज होता है, जबकि इसमें राइबोज ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज शर्करा शुगर एक ही है। इसमें बेस एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि इसमें भी थायमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। ये सब आपसे पूरा डीपली पूछा नहीं जाएगा। आपसे प्रश्न बहुत हद तक ये पूछ दे कि इसमें से किस में साइटोसिन होता है, तो डीएनए या आरएनए, तो आपको डीएनए पे टिक करना होगा। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस होगा, मीन्स यूकैरियोटिक होगा, उसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, तो उसमें भी डीएनए नहीं होगा। ये क्लियर? लेकिन आरएनए जो होता है वो केंद्रक में तो होता ही है, साथ ही कोशिका द्रव्य में भी होता है, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि आरएनए संभवतः हर सेल में होगा। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि अपने शरीर में 2 टाइप का ब्लड होता है। एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल कहा जाता है, और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल या व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिसको लाल कुल होमोग्लोबिन वाला कहते हैं इसको हम। और ये इसको प्रतिरक्षक तंत्र हमारा मजबूत करता है, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी में डीएनए नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता मतलब इसमें डीएनए नहीं होता है, इसीलिए आरबीसी में कैंसर भी नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है इसमें केंद्रक तो नहीं होता, पर कोशिका द्रव्य और केंद्रक भी होता है, इसीलिए इसमें आरएनए होगा। प्रश्न अगर ये आ जाए कि हमारे किस ब्लड में डीएनए है, तो आप डब्ल्यूबीसी पे टिक करना। आरएनए किस में है, तो वो आरबीसी में भी हो सकता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य तो आरबीसी में होता है। तो आरएनए दोनों में होगा, लेकिन डीएनए ओनली डब्ल्यूबीसी में होगा। इसको थोड़ा याद करना, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है। डीएनए आरएनए ना दे देगा केंद्रक किस में होता है, तो केंद्रक आपका आरबीसी में नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में होता है। आगे प्रश्न है हमारा, पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट आप बोल रहे हैं कि सर बायोलॉजी पहले कंप्लीट कर दो। देखो ये आप पे डिपेंड करता है, जिस वीडियो पे अधिक मेरा सपोर्ट आएगा, मीन्स आप लोगों का सपोर्ट आएगा, उसको मैं तेजी से कंप्लीट करूंगा। सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पर मुझे ये लगता है कि आप लोगों को जो सब्जेक्ट अधिक इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अधिक देखते हो, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करता हूँ।
अगर चाहते हो कि बायोलॉजी पहले कंप्लीट करूँ तो इसको अधिक से अधिक शेयर करूँ, मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूंगा, ठीक ना। तो ये आप लोगों के हाथ में किसको पहले कंप्लीट करवाना है। अभी प्रश्न मीन्स दिया गया है पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, पादप में कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। यहाँ पे भी और समझो, जैसे मनुष्य जो होता है वो घास पेड़ पौधे को नहीं खा सकता, क्योंकि कोशिका भित्ति को पचाने का, डाइजेस्ट करने का जो एक्स्ट्रा ग्रंथि होता है, ग्लैंड होता है, वो हम लोगों में नहीं होता, इसीलिए हम लोग पेड़ पौधे नहीं खा सकते। ये प्रश्न एसआई में पूछ लिया गया था, सर उत्तर प्रदेश एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य जानवरों की भांति घास क्यों नहीं खा सकता है, ठीक ना, क्योंकि हमारे शरीर में पादप कोशिका या फिर कोशिका भित्ति को पाचन करने के लिए एक अलग ग्लैंड नहीं होता, इसीलिए उसको हम नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि जो होता है किस जानवर का होता है, तो वो होता है गाय का। ओके, आगे देखो, अभी हम समझ गए कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में आ जाए कि थोड़ा बहुत तो घास हम लोग खाते ही हैं, जैसे कि साग खाते हैं पालक का, तो उसमें तो होता ही है, उसका कोशिका भित्ति थोड़ा कमजोर होता है और उसको हमको बहुत गर्म करना होगा तब खाएंगे, नहीं खाएंगे तो तबियत खराब होगा हमारा, ठीक ना। और पालक में सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है, ये सब पता होगा। इसमें लवण पाया जाता है, पादप कोशिका में लवण पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवण अनुपस्थित होता है। तारक काय मीन्स सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि इसकी रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में सेल का आकार लगभग आयताकार होता है, मीन्स ईंट की तरह ऐसे बना होता है, फोटो देखी होगी ऊपर में, एक इस प्रकार से बना होता है सेल, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, गोल गोल मीन्स इस टाइप का बना होता है सेल। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक होता है, जबकि तारककाय अनुपस्थित होता है। फिर से रिपीट कर लो, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति लवक होता है, जबकि तारककाय अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति लवक नहीं होता है, जबकि तारककाय उपस्थित होता है। क्लियर यहाँ तक। पादप कोशिका जो सेल का आकार होता है वो आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये वृत्ताकार होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब वीडियो देख लो एक बार वीडियो से क्या सीखो कॉपी पे लिख लो, तब आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। कोशिश करो कम से कम जितना पढ़े हो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूरा लिख लो, तब आपको याद रह पाएगा। आगे दिया गया कोशिका विभाजन मीन्स सेल डिवीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बीर चौ ने देखा था, बीर चौ। ओके, इनका नाम नहीं भूलना। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। पहला क्या है, असूत्री विभाजन एमिटोसिस, फिर आता है समसूत्री विभाजन मीटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। ये मियो है, ये मीटो है। मीटो मतलब हो गया समसूत्री और मियो मतलब हो गया अर्धसूत्री, और ये तो अलग ही है, एमोटोसिस मीन्स असूत्री विभाजन। पहला इसमें है असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिका जैसे प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक ना, उसमें होगा, जैसे कि जीवाणु, नील शैवाल, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में कैसा होता है, असूत्री विभाजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न दे देगा कि इसमें से किसमें या कौन सा जो इसमें नीचे जीव दिया गया है उसमें असूत्री विभाजन होता है, तो आपको याद होगा तभी आप टिक कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगा। फिर से रिपीट कर लो, जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ। फिर से रिपीट करते हैं, जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ। इसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। साथ ही अगर इस सब का नाम आप याद कर लेते हो तो इस समय कौन सा सेल पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जिसमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है ना, उसे ही हम अविकसित सेल कहते हैं। दूसरा दिया गया समसूत्री विभाजन मीटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया था। कब, 1879 में, 1879 में देखा था। इन्होंने सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। मीन समसूत्री विभाजन जो नाम दिया वो भी किसने दिया, वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया। यह विभाजन कायिका कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है। एक है इसमें अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। नाम से ही क्लियर है। देखो, अंतरावस्था मीन सबसे पहले वाला इंटरनल फेज, फिर है पूर्वावस्था सबसे पहले वाला,
मध्यावस्था बीच वाला, पश्चात विभाजन के बाद, और अंत्यावस्था जब वो खत्म होने वाला है। तो उस टाइप में उसको विभाजित कर दिया। इस बात को याद नहीं करना है, ठीक है ना। जो समसूत्री विभाजन मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें आपको कुछ नहीं याद करना। अगर याद करना ही है तो वाल्थर फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था समसूत्री विभाजन का, ये याद कर लो। इससे अधिक आपसे समसूत्री विभाजन में नहीं पूछा जाएगा। जबकि हम जो ऊपर पढ़े थे असूत्री विभाजन, उसमें जो मैंने कहा वो सारे इंपॉर्टेंट थे, उसको याद कर लेना। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका मीन्स पेरेंट सेल जो होता है दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। प्रत्येक संतति कोशिका के गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। मीन्स अगर इसमें 12 कोशिका है तो इसमें 6 और इसमें 6 हो जाएगा, या इसमें 8 और इसमें 4 हो जाएगा। तो मीन्स दोनों के योग के इसमें बराबर होता है, ठीक ना। आगे समसूत्री विभाजन के पश्चात सबसे छोटा होता है, यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। ओके, आगे दिया गया तीसरा अर्धसूत्री विभाजन, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर और मुरे ने 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था, हम लोग बंगाल विभाजन कर रहे थे और ये लोग क्या कर रहा था, अर्धसूत्री विभाजन कर रहा था, ठीक ना। मीन्स नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था। आपको ये याद रखना है, फॉर्मर तथा मुरे ने नाम दिया था। खोज किसने किया था, बीजमैन। पूछेगा आपसे यही, फॉर्मर और मुरे। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन ट्रांसवर्गर ने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्गर ने 1888 ईस्वी में किया था। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री, काफी इंपॉर्टेंट है। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। फिर से रिपीट करो, जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्नलिखित 2 चरणों में पूरा होता है। पहला है अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। आगे दिया गया अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री गुणसूत्र की में संख्या आधा रह जाता है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इसमें सब फर्स्ट लगा है, फिर जब हम वो पढ़ेंगे अर्धसूत्री सेकंड, उसमें सब में 2 लग जाएगा, ठीक ना। तो ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो 5 उप अवस्थाओं में होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, ये 5 अवस्था है, याद नहीं करना है आपको। सबका डिटेल दिया गया, थोड़ा समझ लेते हैं क्या सब होता है। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पत्ते धागे की तरह दिखाई देता है। यह क्रोमिनीमेटा कहते हैं, इसे क्रोमिनीमेटा भी कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या इसमें द्विगुणित हो जाती है, मीन्स मल्टीपल हो जाता है 2 से। ओके, जाइगोटीन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनते हैं, जिससे सेनोसिप्स कहते हैं। सेट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों में चला जाता है। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। जाइगोट ये हो जाता है कि मानव में जनन प्रक्रिया होती है ना, वो जाइगोट के थ्रू ही होती है, इसलिए जाइगोट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। पर यहाँ जो लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जाइगोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, जाइगोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे पैकिटीन, प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्र या क्रेमोटिडों में बट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज में अब 4 क्रोमेटिन बन जाता है। इसमें 2 मात्र एवं 2 पृथ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मात्र और पृथ क्रोमेटिड एक से ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मात्र और पृथ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे हुए भाग से जुड़ जाता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मीन्स एक पिता का या एक माता का, इसमें भी आधा टूट गया, इसमें भी आधा टूट गया, और फिर ये मिलके क्या बन गया, एक पूरा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण होता है, अर्थात जीन मिनिमाय पैकेटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया को रोकोम्बिनेजेन एंजाइम भाग लेता है। इस प्रक्रिया में रोकोम्बिनेजेन एंजाइम भाग लेता है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं रिपीट कर दूंगा। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टीर क्रोमेटिन के बीच होता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टीर क्रोमेटिड के बीच होता है। चौथा दिया गया है डिप्टोटीन। समजात सूत्र अलग होने लगता है, परंतु
जोड़ों के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे होते हैं। ऐसे स्थानों को काइजेमेटा कहते हैं, काइजेमेटा कहते हैं। काइजेमेटा की औसत संख्या की बराबरता कहते हैं। काइजेमेटा का अत्य अत्ययीकरण हो जाता है। ओके, पांचवा दिया गया है डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस, केंद्रक काला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाता है। इसमें केंद्रक काला और केंद्रिका न्यूक्लियस जो होता है वो लुप्त हो जाता है। अर्धसूत्री दो विभाजन, अर्धसूत्री टू समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन टू जो होता है ये समसूत्री विभाजन के स्वरूप ही होता है। समसूत्री हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अर्धसूत्री विभाजन के एक जनक कोशिका के 4 संतत कोशिका का निर्माण करता है। डॉक्टर सेल इस ऊपर पढ़े थे कि 1-2 का निर्माण करता है, वही अर्धसूत्री क्या करता है, 4 कोशिका का निर्माण करता है। यहाँ पे समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर दिया गया, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा इसको। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री किसमें होता है, कायिक में होता है, जबकि जनन कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री में समय कम लगता है, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, पर अर्धसूत्री में क्या होता है, अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 कोशिका में बनता है, लेकिन अर्धसूत्री में क्या पढ़े थे, एक कोशिका 4 कोशिका में बन गया था। संतति कोशिका में जनक ऐसी ही गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती है। जिसमें समसूत्री विभाजन होगा उसमें अनुवांशिकता का लक्षण नहीं देखने को मिलेगा, जबकि अर्धसूत्री जैसे मानव, जानवर, इस समय होता है, ये जंतु कोशिका में मेनली अर्धसूत्री ही होता है, तो उसमें क्या होगा, अनुवांशिकता हम लोगों को देखने को मिलेगा। अनुवांशिकता, यहाँ पे संतति एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के नहीं, संतति आपको रीजनिंग में हेल्प कर देगा। दिया रहता है ना कि इसमें से विषम को ढूंढिए, तो वहाँ पे संतति दे देगा। संतति का मतलब होता है ऐसा कोई भी जंतु या मीन्स जानवर जो भी हो जो गर्भ धारण करे ना, उसे हम कहते हैं संतति। एक प्रश्न हम देखे थे जिसमें दिया गया था, गाय दे दिया गया था, गाय मान लो, या फिर कबूतर दे दे, तोता दे दे, ऐसा दे दे, तो गर्भ के साथ जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, मीन्स स्तनधारी जिसे कहते हैं ना, संतति वही हुआ। तो आपको वहाँ पे गाय टिक करना होता है। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न रीजनिंग में आपको मिल जाएंगे, इसलिए टर्म इंपोर्टेंट है जानना। इसमें गुणसूत्र का अनुवांशिकीय पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता। अर्धसूत्री में कभी भी अनुवांशिकता नहीं आएगा, ठीक ना, जबकि इसमें अनुवांशिकता हर दृष्टिकोण से आएगा। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि इसकी प्रोफेज अवस्था क्या होती है, लंबी होती है। ये मीन्स क्रिएट होने में भी कम टाइम लगाता है, 2 से 3 मिनट। इसका भी टाइम पीरियड काफी लंबा होता है। इसका इंपॉर्टेंट है, उसको मैं याद करवाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप मैथ देख सकते हो। अभी RS अग्रवाल का न्यू एडिशन का बुक मैंने स्टार्ट किया है, साथ ही आपको सगीर अहमद के मैथ का बुक का भी सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैव विकास, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। इसको अगर सिंपल शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में समझे तो जीवों का जो विकास होगा, जीवों का विकास कैसे होगा, उत्पत्ति के थ्रू, तो उसका जो विकास होगा अधिक से अधिक होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जीव विकास कहेंगे। सिंपल है। जीव जंतुओं की रचना कार्यिक एवं रासायनिक, भूरणीय विकास, वितरण आदि के विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। देखो ये डिफिनीशन आपको थोड़ा भी नहीं रटना है, इसलिए इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दो, एग्जाम में आपको डिफिनीशन नहीं पूछा जाता। लेमार्क, डार्विन, लेवेस डिब्रीज आदि ने जैव विकास संबंधी अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए मीन्स आगे नया प्रमाण प्रस्तुत किया है। आपको इस साइंटिस्ट का नाम याद करना पड़ेगा। प्रश्न ये दे देगा कि इसमें से किस साइंटिस्ट ने जैव विकास के सिद्धांत को दिया है, ठीक ना। तो इस चारों में से सबको याद करना पड़ेगा, लेमार्क, डार्विन, वेसेल्स, डिब्रीज, ठीक ना। वेसेल्स अलग है, डिब्रीज अलग है, इस सब का नाम याद कर लो। जैव विकास से संबंधित ये लोग साइंटिस्ट हैं, लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डिब्रीज। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा ये तरीका दिया गया है, तो पहला है वर्गीकरण के प्रमाण पर, तुलनात्मक शरीर की रचना से, अवशोषी अंग के प्रमाण से, संयोजकता जंतु के प्रमाण, पूर्वजता का प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी के प्रमाण, भौगोलिक वितरण का परिणाम, तुलनात्मक कार्यकी और जीव रासायनिक का प्रमाण, अनुवांशिकी का प्रमाण,
पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक स्वरूप का प्रमाण और जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मों का प्रमाण। मतलब इससे इन लोगों ने ये बताया कि जैव का विकास कैसे होता है, ठीक ना। मीन्स इंसान को 2 पैर होता है, जिराफ का गर्दन क्यों लंबा होता है, तो इस सब पे इन्होंने अपना तर्क वितर्क दिया है। कुछ सही है, कुछ गलत है, हमको सबसे कोई मतलब नहीं है, हमको जो एग्जाम में आएगा उस पर टिक करना है, इतना ही हमको यहाँ पे जानना है। पहला दिया गया समजात अंग, मीन्स होमोलोजियस ऑर्गेन। जहाँ भी समजात है मीन्स एक जैसा अंग, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं घूर्णीय परिवर्धन में समान होते हैं, इसको हम कहते हैं समजात अंग। जैसे कि अगर हम, हालांकि एग्जाम्पल यहाँ पे अलग होगा पर समझो, जैसे कि हर इंसान का हाथ होता है, पर किसी ने अधिक एक्सरसाइज करके क्या कर लिया, हाथ में अपना बॉडी अच्छा खासा बना लिया, और किसी ने बॉडी नहीं बनाई, उसका हो गया पतला दुबला। तो अंग तो सेम है, पर उपयोग के कारण उसमें क्या हो गया, असमानता आ गया है। ओके, तो ये मैंने आदमी के दिया है, मीन्स के लिए दिखाया है। आपको यहाँ पे बहुत सारे जानवर का दिखाया गया है। ये क्या होता है, समजात अंग होता है। जैसे कि देखो, सील का प्लीपर, चमगादड़ का पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा और मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी है, और इसका यूज भी क्या है, सबका एक ही जैसा है। जैसे बिल्ली अपने अगले पंजा से अपना भोजन पकड़ता है, खाता है, चाहे आप मंकी को देखते होगे, मनुष्य का हाथ देखते होगे, ये सब एक जैसा है। याद रखना, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो गलत है। जैसे मैंने ये ऊपर 1 मिनट, डार्विन ने ऐसा कहा कि जिराफ जो है उसका गर्दन लंबा इसलिए है क्योंकि पेड़ पौधा में जो मीन्स पत्ती आता है वो काफ़ी ऊपर आता है, तो वो गर्दन ऊपर करके खाता था, इसलिए उसका गर्दन लंबा हो गया। तो ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको यही मानना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई तर्क नहीं आया जो उसको काट सके। तो हमको बस पढ़ना है, तो इसलिए चलो पढ़ो। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कॉर्पलस, मेटाकॉर्पलस आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए, घोड़े का टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ वस्तु पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है, पर सबका विकास क्या होता है, एक ही जैसा है, पर कार्य यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। अब आगे दिया गया है समरूप अंग। पहला कौन सा था, समजात अंग, अब यह है समरूप अंग, ये देखने में एक जैसा होगा। एनालॉगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं। इसका प्रयोग हम एक जैसा करते हैं, इसीलिए एक जैसा हो जाता है, परंतु मूल रचना और घूर्णीय परिवर्धन में भिन्नता होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करता है, पर देखने में क्या है, एक समान लगता है, परंतु इन सभी की उन्नति अलग अलग ढंग से हुई है। तितलियों के पंख की रचना शारीरिक भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना उसके अग्रपादों पर परों द्वारा, जबकि चमगादड़ के पंख की रचना हाथ के 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुआ है। इन सबका रचना यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। आगे अवशोषी अंग, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थिति में बदलाव से इसका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होता जाता है, अवशोषी अंग कहलाता है। उदाहरण के लिए कर्ण पल्लव त्वचा के बाल, मीन्स कान पे जो त्वचा का बाल होता है वो, बार्मी फ्लॉप एपेडनिक्स आदि। यहाँ पे और भी कुछ, हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया, लेकिन अगर पुराने बुक पढ़ो तो जैसे इंसान क्या है, माना जाता है कि हम लोग बंदर, हमारे पूर्वज कहते हैं बंदर थे, चिंपैंजी थे, उनको पूंछ होता था, तो पूंछ का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों का पूंछ क्या हो गया, गायब हो गया। तो ऐसा माना जाता है, आपको वही पढ़ना है। आगे नोट में दिया गया, मनुष्य ने लगभग 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में 100 अवशोषी अंग पाया जाता है, मीन्स हमारे शरीर में 100 पार्ट ऐसा है, 100 अंग ऐसा है जो लुप्त हो जाता है। ओके, जो लुप्त हो जाता है, अवशोषी अंग हम उसी को कहते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे, जिस टाइम में मीन्स जो भी जीव हैं वो क्या था, पहले प्रकाश संश्लेषी जो जीव था वो पहले क्या था, साइनोबैक्टीरिया था, जिस टाइम में धरती का उद्भव हुआ था। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, पहले इस धरती पे रेप्टाइल आया था, रेप्टाइल से ही सब कुछ बना है, तो पक्षी भी क्या बना है, रेप्टाइल से ही बना है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है, जितने भी जल में जलचर है सबका विकास किससे हुआ है, मत्स्य से हुआ है, ठीक ना। इन सबका वही अंग गायब होता गया और नया नया अंग बनता गया।
स्तनी वर्ग के जंतु का विकास भी सरीसृप से हुआ है। जिससे पक्षियों का विकास हुआ है उसी में हम लोगों का भी विकास हुआ है सरीसृप से ही। आगे दिया गया जीवाश्म, ये थोड़ा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अनेक प्राचीन कालीन जीवों और पादपों के अवशेष जो हमारे शरीर पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों पर परिलक्षित मिलते हैं, इन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर इस सेंटेंस में हम कहें तो जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म अध्ययन कहते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जीवाश्म बनता क्या है, हालांकि ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण कोई वस्तु रखा जाए और उसके फॉर्मेशन में कुछ चेंज आए तो उसे हम कहते हैं जीवाश्म। ओके, जिसमें कार्बन की मात्रा होगा। जीवाश्म का आयु पता करते हैं कार्बन डेटिंग से। ये क्लियर हुआ। यहाँ जो समझाने का प्रयास किया गया है वो कहा गया है कि मान लो हम इस बात को काट दें कि मानव को कभी पूछ था ही नहीं, ठीक ना। हमने इस बात को काट दिया कि मानव को कभी पूछ था ही नहीं, मीन्स हमने कहा कि पूछ नहीं था, ठीक ना। पर हमारे जो पूर्वज थे उसका जो अवशेष मिला उसमें पूछ पाया गया, तो इसीलिए इस आधार पे कहा गया है कि जीवाश्मों से पता चला है कि मानव को पूछ था। मीन्स जो जो टाइम चेंज होता गया हमारा पूछ क्या होता गया, गायब होता चला गया। ओके, आगे दिया गया जैव विकास के सिद्धांत। आपको यहाँ तक में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, चारों साइंटिस्ट का नाम थोड़ा याद रख लोगे काम निकल जाएगा। जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिसमें लेमार्क, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लेमार्क का और डार्विन का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पहला आपका लेमार्कवाद ही दिया गया है। लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उसकी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजिक, इस बुक को 3-4 बार रिपीट कर लो। फिलोसफिक जियोलॉजी किसने लिखा, फिलोसफिक जियोलॉजी किसने लिखा, लेमार्क ने लिखा। फिर से रिपीट करो, फिलोसफिक जियोलॉजी किसने लिखा, लेमार्क ने लिखा। कोई भी ट्रिक लगा लो, कैसे भी करो, पर इसको नहीं भूलना। फिलोसफिक जियोलॉजी किसने लिखा, लेमार्क ने लिखा। कब लिखा इसको आप भूल सकते हो, 1809, इसको भूल जाओ। पर लेमार्क ने फिलोसफिक जियोलॉजी लिखा जिसमें उन्होंने जैव विकास के सिद्धांत को दिया था, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिक जियोलॉजी याद हो गया होगा। प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीव एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। मीन्स कोई भी पार्ट जो होगा अपने साइज इंक्रीज करता रहेगा। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले लोगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम हो जाता है। ऐसे अंगों के कम या अधिक उपभोक्ता का सिद्धांत कहा जाता है। मीन्स इस कौन सा सिद्धांत हुआ, कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत। जिसका जितना हम अधिक यूज करेंगे वो इतना बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार के जीवों द्वारा अपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण के लिए जिराफ का गर्दन का लंबा होना, ठीक ना, क्योंकि वो ऊंचा पेड़ पौधा को खाया इसीलिए लंबा हो गया। पर ये बात मुझे कभी हजम नहीं हुई, क्योंकि जिराफ का जो बच्चा होगा उसका गर्दन क्यों लंबा हो जाता, क्योंकि वो तो मीन्स नहीं खाना शुरू कर देता है स्टार्टिंग से ही। या फिर ऐसे बहुत सारे पार्ट है, जैसे हम लोगों का कान है, हम लोगों का कान सुनना है, उसका साइज क्यों इतना बड़ा होता है। तो इसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं। आपके मन में भी आता होगा बहुत सारी कुरीतियां कि हम इसके जो लेमार्क है इसके सिद्धांत को काट दें। पर होता क्या है कि आप अगर इसके सिद्धांत को काटते हो तो आपके पास कोई ऑथेंटिक और सिद्धांत होना चाहिए, तब काटा जाता है साइंस में। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक सिद्धांत नहीं है तब आपको इसी के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। तो यही चल रहा है अभी तक। आगे नोट में दिया गया है उपार्जित लक्षणों तथा अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी, टोंटोलॉजी। दूसरा दिया गया डार्विनवाद। लेमार्कवाद हो गया, अब है डार्विनवाद। डार्विन भी काफी इंपॉर्टेंट, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है। जैव विकास के संदर्भ में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पूरा विशेष का महानतम अन्वेषक कहा गया है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों ने प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। जितने भी जीव होते हैं सब में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्याप्त संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे प्रश्न एक दिमाग में आ रहा है। यहाँ पे जब मैं पढ़ा कि डार्विन जो है पूरे विश्व का भ्रमण किया
तो एक मेगेलियन है, एफ मेगेलियन, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहले पूरा चक्कर लगाया था, ठीक ना, इसको थोड़ा याद कर लो। मेगेलियन जो था, एफ मेगेलियन, वो दुनिया का सबसे पहले चक्कर लगाया था, ये थोड़ा आप याद रख लेना। हालांकि ये दूसरे बायोलॉजी का नहीं है, पर इसको याद रख लेना। ओके, तो ये जीवन पर्यंत संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होता है। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। अभी हम जब ये खत्म हो जाएगा तब ये एक स्टोरी हम बताएंगे जो ये कहना क्या चाहता है, ठीक ना। ये विभिन्नताएं इसमें उनके जनकों के वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होता है। कुछ संघर्ष क्या होता है, लाभदायक होता है। जैसे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ भी आप संघर्ष ही कर रहे हो, ये आपके लिए लाभदायक है। पर कुछ क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे आप किसी से फाइटिंग करना शुरू कर दिए हो तो वो हानिकारक ही है। अगर मान लो आप किसी को 10 बार मार दिए हो तो वो आपको 2 बार तो मारेगा ही ना, तो वो तो आपके लिए हानिकारक हुआ। जीवों की विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जीव जाति बन जाती है। मीन्स क्या हो जाता है, वो लक्षण, उसका आदत जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे आप ही लोगों में मीन्स ऐसे कई आपके जो फ्रेंड सर्किल होगा, इसमें कई ऐसा लड़का होगा जो उसका बिहेव पूरी तरह से चेंज होगा। उसने पहले से ही अपना सब कुछ रहन सहन, दोस्त सर्किल अलग बनाया, पढ़ने का स्टाइल अलग बनाया, वो सबसे अलग है। तो फिर उसका जो अलग जनरेशन होगा वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा। हो सकता है उसमें से आप भी एक हो। तो क्या होता है, इससे एक नया जाति बन जाता है जिसका रहन सहन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आगे नव डार्विनवाद सिद्धांत। नव डार्विनवाद सिद्धांत, डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया। जिन नव डार्विनवाद सिद्धांत कहा गया, मीन जीन के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको बताया। इनके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति की नई जाति बन जाती है। ये कारक कौन कौन से हैं, विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिवरण, जनन। इन प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जाति बन जाती है। उनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती है। मीन जीन में कुछ चेंजेज होगा तो उससे नया जाति बन जाता है। मीन से नया जो जनरेशन आएगा उसमें कुछ चेंजेज आ जाता है। आगे उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद, यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं जो मीन्स किस कारण से ये चेंज होता है। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं की प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार के उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल होता है। शुद्ध नस्ल यही होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है। यह किसी अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकता है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है। उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो जाते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें एक नई जाति माना जाता है। मीन्स पूरी तरह से कभी कभी होता है ना, इंसान का बच्चा खूब अजीब टाइप का हो जाएगा, अगर फिर वो जिंदा रह गया फिर उसका जनरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अलग हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, अलग जाति कह देते हैं या अलग स्पेसीज भी कभी कभी कह देते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अभी हम बता रहे थे कि जो ऊपर में जो संघर्ष होता है, एक होता है समजातीय, एक होता है अन्य। जैसे समझो, मान लो एक पेड़ पे एक कौवा रहता है, एक कौवा रहता है और दूसरा कोई कबूतर मान लो रहता है, ठीक ना। तो इस दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इस दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इस दोनों में झगड़ा नहीं होगा क्योंकि ये मांस मान लो खाएगा और ये इसको अनाज चाहिए, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। पर इसको रहने के लिए झगड़ा हो जाएगा। मीन्स एक ही डाल पे, हमको इसी डाल पे रहना है, इसके लिए झगड़ा होगा। लेकिन जो सेम जाति होता है ना, कौवा, अगर कौवा एक पेड़ पे रहे तो उसको भी सेम फूड चाहिए, उसको भी सेम फूड चाहिए, तो उसमें क्या होता है, अधिक झगड़ा आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो वही होता है समजातीय और अनजातीय जो संघर्ष था, इसी टाइप का होता है। चलिए आगे हमारा दिया गया चौथा, अनुवांशिकी। मीन्स यहाँ पे ये वो समझाने का प्रयास किया गया था कि जो संघर्ष होता है ना वो अलग टाइप का होता है। समजातीय में फूड को लेके होता है, दूसरे जाति में मीन्स क्षेत्र के लिए होता है। आगे हमारा है अनुवांशिकी, वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो ताकि सब तक पहुंच पाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।